नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। हफ्ते की बड़ी बहस में आज बात करेंगे सदारती इलेक्शन और टीआरएस पर। नाज़रीन, तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर चंद्रशेखर राव मुल्क में सियासी तब्दीली लाने का ऐलान कर चुके हैं। मुल्क के मौजूदा सिस्टम को तब्दील करने के लिए आवाम से तावन तलब किया और साथ ही कई इलाकाई पार्टियों के लीडरों से मुलाकात की। उन्होंने सदर जमहूरिया के इंतखाबात में अपोजिशन के मजबूत उम्मीदवार को उतारने का ऐलान किया था। सदारती इंतखाब के लिए बुलाई गई ममता बनर्जी की मीटिंग में शिरकत नहीं की और हुक्मरान इत्तेहाद एनडीए ने उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाली कबायली खातून और साबिक गवर्नर द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया। अपोजिशन ने साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है और शरद पवार ने अपोजिशन उम्मीदवार की तायीद करने के लिए केसीआर से फोन पर बात की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केसीआर ने यशवंत सिन्हा की तायीद करने की हामी भरी है। ऐसा लगता है कि सदारती इंतखाब पर केसीआर की हिकमत अमली नाकाम हुई है। टीआरएस कांग्रेस के साथ नहीं जाने का ऐलान किया था, लेकिन अपोजिशन उम्मीदवार की तायीद करने का फैसला किया। अगर टीआरएस सदारती इलेक्शन का बाइकआउट करती है तब भी एनडीए को फायदा होगा। केसीआर कौमी पार्टी बनाने पर गौर कर रहे हैं। 10 जून को प्रगति भवन में मुंतखब अवामी नुमाइंदों से इस पर तबादला ख्याल भी किया गया। 19 जून को पार्टी की मजलिस आमिला का इजलास मुनक्किद किया गया और केसीआर सदारती इंतखाब के बाद नेशनल पार्टी पर फैसला करेंगे। ऐसा लगता है कि सदारती इंतखाब में केसीआर अहम रोल अदा करने में नाकाम हो चुके हैं। क्या केसीआर गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी पार्टियों को मुत्तहिद कर सकेंगे? क्या केसीआर का फार्मूला क्या नेशनल पॉलिटिक्स में धूम मचाएगा? क्या सिर्फ ये बयानबाजी कर रहे हैं? इन सवालों का जवाब हम आज अपनी डिबेट में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान, लीडर टीआरएस हन्नान जावेद और सीनियर बीजेपी लीडर रुकन सेंट्रल वक्फ काउंसिल हनीफ अली साहब और तर्जुमान कांग्रेस डॉक्टर शुजात अली साहब। तीनों का इस्तकबाल है। हमने अक्सर केसीआर को देखा है, जब भी इस तरह के मौके आते हैं मरकज के मामलों में, वो या तो साथ खड़े होते हैं या मुखालफत कर बाइकआउट कर देते हैं। लेकिन एक बार फिर वही मौका आ रहा है। हन्नान जावेद साहब, टीआरएस का मौकफ सदर जमहूरिया के जो इलेक्शन है कैंडिडेट, उस पर जैसा कि मुख्तलिफ जराए से आ रही है, शरद पवार का फोन आया और उन्होंने हामी भरी। कितनी सच्चाई है और क्या कुछ प्लान है टीआरएस का आगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और मेरे साथी डिबेट में जो शामिल हैं, मैं ईटीवी न्यूज़ 18 का भी शुक्रिया अदा करता हूं। जी जिलानी साहब, ये बात बिल्कुल सही है कि बराबर टीआरएस गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस की तायीद करेगी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो रुख है। जी, टीआरएस ये हमारी बुनियादी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी है, ठीक, और बीजेपी तो हमारी मुखालिफत में है। गुज़िश्ता 3-4 साल से केसीआर साहब बीजेपी हुकूमत के खिलाफ धरने दे रहे हैं, बराबर मुखालिफत कर रहे हैं। रहा सवाल प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल की मीटिंग कॉल किए थे जी, वो मीटिंग में हमारे मीडिया में ऐसा चल रहा है कि केसीआर साहब गैर हाजिर है। इसका मतलब क्या, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं जी। केसीआर साहब नहीं, टीआरएस नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल नहीं हुई और लेफ्ट के कोई पार्टी भी या उनका नुमाइंदा भी इसमें शामिल नहीं हुआ, ठीक है। और रहा सवाल टीआरएस पार्टी इसमें शामिल नहीं होने की वजह यही है कि वहां पे कांग्रेस पार्टी का इसका हिस्सा थी जी। हमारी टीआरएस पार्टी का एक प्रिंसिपल है कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ स्टेज शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी अपोजिशन पार्टी है। बिल्कुल, हम इसीलिए उसकी मीटिंग में उसमें कोई इसमें हिस्सा नहीं लिए। उसके बाद जब शरद पवार जी जब बात करें हमारे केसीआर साहब से, जब यशवंत सिन्हा जब हमारे अपोजिशन पार्टी के कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद, तो बिल्कुल हम उसकी तायीद करने का केसीआर साहब फैसला कर चुके हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मीडिया में भी ऑफिशियली प्रेस आएगा उसका। बट ऑलरेडी यशवंत सिन्हा की आप तायीद कर रहे हैं जी, ठीक। शुजात अली सूफी साहब, जिस तरह से टीआरएस की ये बातचीत आ रही है, जैसा कि हन्नान जावेद ने कहा कि जहां कांग्रेस होगी हम वहां नहीं होंगे, इस बयान को कैसे देखते हैं? और दूसरी बात, सदारती उम्मीदवार का जो इंतखाब है,
अपोजिशन भी पूरी तरह से एक तरह से मुत्तहिद नहीं है, क्या कहेंगे आप? जहां तक कौमी सतह का मामला है, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि केसीआर ना तजुर्बेकार और नापुख्ता कायद और ये इंतहाई गैर संजीदा है। सुबह में क्या कहते हैं, शाम में क्या कहते हैं, पता नहीं चलता, क्योंकि शाम का मामला कुछ और ही होता है, सुबह का मामला कुछ और ही होता है। तो मैं उनको गैर संजीदा लीडर समझता हूँ। और जहां तक सवाल यशवंत सिन्हा की तायद का है जी, और अगर वो तायद करते हैं तो एक अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी मुल्क में अगर अपोजिशन कमजोर पड़ जाता है तो मनमानी होने लगती है और मुल्क तबाही की दाहाने पर पहुंच जाता है। अगर इनके पास संजीदगी है कि एक स्ट्रांग अपोजिशन यहाँ पर पनपे हिंदुस्तान में, तो बहुत अच्छी बात है। और जहां तक सवाल जो है, बहुत सी पार्टियां ये कहती हैं कि हम ना बीजेपी के साथ रहेंगे ना कांग्रेस के साथ रहेंगे। ये नामुमकिन है। आपको किसी ना किसी एक ग्रुप के साथ, एक या तो एनडीए के साथ जाना पड़ेगा या तो यूपीए के साथ जाना पड़ेगा। इससे हट के जो भी बातें होती हैं इंतहाई क्या करूँ, वो नामाकूलियत पसंद बात होती है, इसमें कोई जान नहीं है। और केसीआर ने अगर ये कहा है कि वो तायद करेंगे तो इसमें भी इनकी एक अपनी एक चाल होती है और ये चालें जो है इनकी स्ट्रांग नहीं है, कमजोर हैं। बस आने वाला वक्त बताएगा कि वो किस हद तक जो है नाकाम होंगे। जी, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हनीफ अली साहब भी हैं, बीजेपी के लीडर। हनीफ अली साहब, जिस तरह से बीजेपी के कैंडिडेट को कहा जा रहा है कि मजबूत है और उम्मीद की जा रही है, लेकिन फिर भी बीजेपी और भी कुछ ऐसी पार्टियां हैं उसको जोड़ नहीं पाई है। हन्नान जावेद ने जैसा कि कहा कि अगर हम गैर हाजिर रहे अपोजिशन के साथ तो एक तरह से केजरीवाल ना आपके साथ हैं ना जो है ममता बनर्जी की मीटिंग में वो नजर आए। और ऐसे ही कुछ पार्टियां हैं जो दूर से आपकी तायद तो कर रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो आपके साथ खड़ी नहीं होती। सदारती इंतखाब में इस तरह की सियासत क्यों? देखिए, आप होना तो ये चाहिए था कि सदारती जो इंतखाब होता है उसमें यानी यूनानिमस सबको तायद करनी चाहिए थी, क्योंकि ये आप इन्हें बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से जी पहले भी आपने देखा कि एपीजे अब्दुल कलाम को हमने सदर बनाया, यानी सदारती उम्मीदवार बनाया था जी। उसके बाद पिछली बार शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवार बनाए और इस बार ट्राइबल। तो यहाँ पर जिस तरीके से यानी हर चीज में, चाहे वो कांग्रेस हो या अपोजिशन पार्टीज हों, एक हर चीज को सियासी रंग देने की कोशिश करती है, ये बात गलत है जी। खैर, उम्मीदवार तो ठहर गया है। अब रहा मसला, यानी अभी टीआरएस के लीडर जो कह चुके हैं कि वो अपोजिशन उम्मीदवार की तायद करेंगे, बहुत अच्छी बात है, वो उनका अपना नजरिया है जी। लेकिन जीत तो हमारी तय है और हमारा उम्मीदवार जीतेगा, वो तो सब आंकड़े भी बता रहे हैं जी। लेकिन सब मिलकर अगर एक ही की तायद करते तो ये मुनासिब बात होती, क्योंकि ये सदारती इंतखाब है और सदारती इंतखाब में उम्मीदवार का कोई दूसरा अगर नहीं ठहरता तो बहुत मुनासिब था जी। एक चीज तो ये हो गई कि अब इसमें भी अपोजिशन का उम्मीदवार है और सरकार की तरफ से, एनडीए की तरफ से, पार्टी की तरफ से उम्मीदवार इसमें बता दिया गया है कि कौन है, लेकिन कौन किसके साथ जाएगा ये जब फ्लोर पर आएंगे उसी वक्त पता चलेगा कि कौन तायद करेगा, कौन बाइकआउट करेगा। लेकिन हन्नान जावेद, जिस तरह से कहा जा रहा है कि केसीआर, शुजात अली साहब ने साफ तौर पर कहा कि केसीआर सुबह एक बात करते हैं और शाम में एक बात, लेकिन जिस तरह से केसीआर ने दौरे किए, अपोजिशन पार्टियों से मुलाकात की और अचानक वो ममता बनर्जी की मीटिंग से गायब होते हैं, क्या केसीआर अपोजिशन पार्टियों को अपने हिसाब से मुत्तहिद करने में नाकाम हुए हैं? देखिए, आप सबसे पहली चीज तो ये है हन्नान जावेद हन्नान जावेद से पहले सवाल ले लेते हैं जी। जी, अभी हमारे जो साथी शुजात अली साहब कह रहे थे कि केसीआर का तजुर्बेकार है। हमको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि केसीआर साहब तजुर्बेकार है या ना तजुर्बेकार है। केसीआर साहब तेलंगाना लाने के बाद पूरे हिंदुस्तान में साबित कर दिए कि केसीआर साहब एक कामयाब हुक्मरान, एक नुमाइंदे हैं अवाम के, जी, जो चाहते हैं बिल्कुल बराबर करके रहते हैं। तेलंगाना जब तहरीक शुरू करे थे
तो जब भी ये कांग्रेस वही कह रही थी कि तेलंगाना नहीं बनेगा, तेलंगाना में तो तेलंगाना ले केसीआर लेंगे। कामयाब तेलंगाना रहे, नहीं- लेकिन अब नेशनल लेवल पर वो देख रहे हैं, आगे की सियासत पर देख रहे हैं, तो वो फैसला क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अपोजिशन पार्टियों को जी, जोड़ बिल्कुल, क्यों नहीं आप- पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ जी। जैसा ही केसीआर साहब ऐलान करेंगे वो नेशनल सतह पर आएंगे, जो बीआरएस लाने वाले हैं, जी। तो पूरे हिंदुस्तान में अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई कि केसीआर साहब जब नेशनल सतह पे आएंगे तो बराबर बीजेपी का सब्सिडी के अपोजिशन कोई रहेंगे तो सिर्फ केसीआर साहब डटेंगे, ना कि वो ताकत ना कांग्रेस में रही ना कोई और दूसरी पार्टी में रही, बराबर केसीआर साहब तमाम रियासतों का जहां पे गैर बीजेपी है जी। वहां पे सब लोगों से मिले हैं। नहीं, कैसे? अखिलेश यादव साहब से मिले हैं, कैसे? महाराष्ट्र जिन जिन सीएम से मिले पार्टियों हैं। से आपने मुलाकात की, चाहे वो एनसीपी से हो जी। या शिवसेना से हो या इधर अखिलेश से आपने मुलाकात की, ठीक है, ममता बनर्जी से भी आपकी मुलाकात होती रही, लेकिन आप जाते नहीं वहां पर। आप मुलाकात जरूर करते हाँ। हैं, मुलाकात जरूर करते जी, हैं, बा- साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, ये वाला मामला चल रहा है केसीआर का। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सामने जो भी है क्लियर है, उसका प्रोसेस चल रहा है और बिल्कुल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में हम बीजेपी की मुखालिफत करेंगे और हमारा कैंडिडेट जीतेगा, क्योंकि बीजेपी जो सबका साथ सबका विकास जो हमारे नरेंद्र मोदी क्या साहब का केसीआर नारा था, वो नारा क्या नहीं रहा है। केसीआर अपने तौर पर जो पार्टियां भी बीजेपी से दूरी बनाई हुई, एनडीए से और कांग्रेस से, उन गिने चुनी पार्टियों को क्या मुत्तहिद करके अपना कैंडिडेट खड़ाएंगे? क्या क्या हम फिगर्स TRS होंगे, क्या आंकड़े होंगे फिर उसके? टीआरएस का और केसीआर साहब का एक ही है कि हम गैर बीजेपी गैर कांग्रेस हुकूमत लाना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में। नहीं, यहां तो क्योंकि ममता कांग्रेस बनर्जी ने पार्टी बुलाई का थी ना सब- मीटिंग, कांग्रेस भी एक पार्टी हाँ, के ममता तौर बनर्जी पर उसमें बुलाई थी। शामिल रही। ममता बनर्जी लेकिन की वो जो पार्टी- मीटिंग हुई जावेद साहब, उसमें कांग्रेस भी जी। एक पार्टी के तौर पर रही और सारी पार्टियां जैसे है कांग्रेस भी उसमें शामिल थी। कांग्रेस ने तो जी, वो जी। मीटिंग नहीं बुलाई थी तो- ना। नहीं, सवाल ये है, देखिए, और यहीं से लोग शक का- करते हैं। देखिए, केसीआर पर शक की उंगली कब उठती है, तब वो बात कुछ और करते हैं। देखिए, ममता बनर्जी ने जब बुलाया था तो आप एज ए दोस्त उसके पास चले जाते। कांग्रेस ने तो वो मीटिंग नहीं बुलाई थी। देखिए, टीआरएस का शुरुआत से ही एक ही है कि हम गैर बीजेपी गैर कांग्रेस लाना चाह रहे हैं, जी। क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी उसका हिस्सा थी, इसलिए इस वजह से केसीआर साहब या टीआरएस यही तो कहना चाह रहा हूं, कांग्रेस उसका हिस्सा है, ना कि कांग्रेस उसको लीड कर रही है। सवाल यह है। लीड तो ममता बनर्जी ही कर रहे हैं, पर उसमें शामिल नहीं हुए, जैसा ही जब तक कैंडिडेट का भी नाम डिक्लेयर नहीं हुआ था। जी जो मीटिंग जब ममता बनर्जी, शायद मैं समझता हूं कि जी। ममता बनर्जी की वो मीटिंग एक उजलत में मीटिंग थी, ठीक है। जब तक कोई कैंडिडेट का डिस्कशन नहीं हुआ था, कैंडिडेट डिसाइड नहीं हुआ था। और एक बात अब मैं अपोजिशन पार्टियों के लीडरों से बोलना चाह रहा हूं, जी। ना सिर्फ टीआरएस बल्कि आम आदमी पार्टी और लेफ्ट पार्टी से भी कोई नुमाइंदा शरीक नहीं हुआ जी। वो मीटिंग में। जी। क्या कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी अपोजिशन पार्टियों को भी एकजुट नहीं कर सक रहे? ये भी सवाल पैदा हो रहा है। केसीआर साहब बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ है, हम लड़ रहे हैं, ऑलरेडी दिल्ली में धरना दे चुके हैं हमारे किसान भाइयों के लिए। बीजेपी के खिलाफ हमारी लड़ाई बराबर रहेंगी। ठीक जब है, तक हनीफ अली हिंदुस्तान साहब, में हनीफ अली साहब, सब- आप कुछ रिएक्शन दे रहे थे, तब अपनी बात कर लीजिए। सुनिए, यानी अब जैसा हमारे टीआरएस के लीडर साहब कह रहे हैं कि गैर कांग्रेस की जब बात होती है, गैर कांग्रेस गैर बीजेपी, जी तो यहाँ तो कांग्रेस भी शामिल है। प्रेसिडेंट का जो अभी इलेक्शन हो रहा है, कांग्रेस का भी साथ है। जी तो ये डबल रोल की जो पॉलिसी है, देखो आप, जो आदमी तेलंगाना स्टेट को नहीं संभाल सक रहा है, वो देश को क्या संभालेगा? बड़ा सवाल है। तेलंगाना एक स्टेट को ऐसा संभालने की CM, वजह से दूसरी बार एक ऐसा इस्तेमाल हासिल हुआ CM, टीआरएस को। देखिए, TRS अब को देखिए दूसरी क्या बार होने वाला इस्तेमाल- है, वो तो हो गया। की वजह यही है कि अवाम में एतमाद है। सुनिए सुनिए सुनिए, ये देखिए तेलंगाना कोई केसीआर से आया तो नहीं है, उसमें बीजेपी भी थी, टीआरएस भी थी, तेलंगाना कांग्रेस हिंदुस्तान भी की थी, तमाम नंबर वन पार्टियां रियासत है, थी। बिल्कुल और अमन कोडा शांति, देखिए, मुस्लिम भाई का तमाम देखिए, मज़ाहिब के लोगों को लेकर चलने वाले कोडा- सिर्फ एक ही सीएम है हिंदुस्तान के अंदर, सुनिए, केसीआर साहब, सुनिए। जो तमाम अरे, मज़हब के लोगों को बिला अरे, तकलीफ के अरे सबको कहा लेकर कि चल रहे हैं। देखिए सिर्फ तेलंगाना भाई, रियासत है वो, अब कोई आप रियासत नहीं है। भाई आप टीआरएस के सीएम साहब की तारीफ करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। नहीं, ये अब आप हकीकत है, आप ये एक आवाम से बहैसियत जानते हैं, मुसलमान मैं आवाम आपसे एक इसका- सवाल कर रहा हूं। सुनिए, बहैसियत, देखिए धीरे, बोलिए। मैं एक, आप भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूं, एक सवाल कर रहा हूं आपसे। आप माइनॉरिटी कमीशन क्यों नहीं बना? और आपके माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में खाली चेयरमैन बना दिया जाता है, डायरेक्टर्स नहीं। सेटविन क्यों नहीं बना? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की तरफ, अच्छा, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में
चाहे वो प्रीवियस में कांग्रेस गवर्नमेंट रही हो या टीडीपी गवर्नमेंट रही हो, माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन दिए जाते थे। हनीफ अली साहब, वो स्टेट के इशू है, वो स्टेट के इशू है, वो केसीआर की जिम्मेदारी है। तो आप बिल्कुल वो स्टेट का मामला है। हम सीधे तौर पर सदारती इंतखाब पर बात कर रहे हैं। हनीफ अली साहब, आप पिछली बार केसीआर की ताईद हासिल करने में कामयाब रहे, इस बार क्यों नहीं? क्या कुछ चल रहा है बीजेपी और टीआरएस के बीच? हनीफ अली साहब, बीजेपी पिछली बार कामयाब रही केसीआर की ताईद लेने में, या फिर एब्सेंट रहने पर भी आप ही को फायदा होता है? कि चल क्या रहा है बीजेपी और टीआरएस के बीच? हनीफ साहब, नहीं, चलने का कुछ नहीं है। यानी हम जो है टीआरएस से मुकाबला कर रहे हैं, और आने वाला वक्त जब भी असेंबली चुनाव होगा, वो रिजल्ट आपके सामने होगा, 2023 हो या प्रीवियस में उन्होंने कराना चाहते हैं, तो जो भी हो, क्योंकि आज जी देखिए, नहीं वो है, सिर्फ दंगे फसाद हो रहा है, महंगाई एक तरफ बढ़ रही है, पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर चले जा रहा है, ना पे कोई एजुकेशन की कोई पॉलिसी बना रहे हैं, ना कोई फंड्स आ रहे हैं सेंट्रल से। आज तक सेंट्रल हमारा 1 रुपए का फंड नहीं दी, तेलंगाना का जीएसटी फंड नहीं दी। सब नाइंसाफी अवाम को याद है। इंशाल्लाह बराबर तेलंगाना की अवाम, ठीक है, शुजात साहब का जवाब देंगे। और शुजात साहब, स्टेट में अपने मुद्दे जरूर हैं, केसीआर और टीआरएस के बीच, केसीआर और बीजेपी के बीच, जिस तरह से हमने साबित में देखा, चाहे सदर जमहूरिया का इंतखाब हो, नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब हो, ठीक है, नोटबंदी का मामला हो, ऐसे कई इश्यूज हमारे सामने हैं। मिसाल के तौर पर अब लड़ाई बड़ी अजीब व गरीब है। यशवंत सिन्हा जो बीजेपी के खेमे के रहे हैं, अब वो अपोजिशन के साथ खड़े हैं। कैसा इलेक्शन होगा? अपोजिशन पार्टियां क्यों मुत्तहिद नहीं हो पा रही हैं? कुछ लोग आज भी अपोजिशन से छूट रहे हैं। बीजेपी तो कामयाब है, जोड़ रही है तकरीबन लोगों को। देखिए, 17 एमपीज की एक रियासत होती है। 17 एमपीज की एक रियासत नेशनल सीन में क्या कर सकती है, ये खुद अपने आप में एक सवाल है। और जहां तक हमारे दोस्त टीआरएस के जो नुमाइंदे वो कह रहे थे कि केसीआर जो कहते हैं करके दिखाते हैं, तो मुझे मजबूरन ये सवाल का जो बोले ऐलान किया था, तेलंगाना मजबूरन एक सवाल, तेलंगाना में जावेद साहब, पहले आप शुजात साहब को सुन लीजिए प्लीज। शुजात साहब आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। शुजात साहब बताइए। केसीआर साहब जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। मैं बहुत ही सिंपल सवाल करता हूँ जी, वो इस वक्त जो है राइट नाउ बीजेपी के बाप बने हुए हैं फिरका परस्ती में, तासुब में। वाइस चांसलर का तकर्रुर होता है पूरे स्टेट्स पे, उसमें छोटी छोटी जातों के लोगों को भी नुमाइंदगी दी जाती है, और वो जियो में लिखा जाता है कि इनु वैश्या है, इनु कम्मा है, इनु वेल्मा है, इनु रेड्डी है। मुझे कहने दीजिए, अगर आप कास्ट में बांटते पूरे हिंदुओं को, तो मुसलमान नंबर 1 की आबादी रखते हैं तेलंगाना में। तो क्या आपने बता दिया बीजेपी को कि तुमसे ज्यादा तासुब मैं करता हूं? आप किसको एड्रेस कर रहे हैं? आप उन फिरका परस्त लोगों को एड्रेस कर रहे हैं कि तुम्हारी फिरका परस्ती मेरी फिरका परस्ती के सामने 0 है। 12% का रिजर्वेशन आप बात करते हैं तो उस पर कोई बात ही नहीं करता। हाँ, हो जाएगा 8 साल का अरसा हो चुका है, आपने आज तक उसमें कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद अभी जैसे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, माइनॉरिटीज कमीशन का तकर्रुर नहीं होता, हालांकि उससे कुछ काम होते थे, वो नहीं होता। और जो माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, पिछले 8 साल का आप जो है पूरा कच्चा चट्टा निकालिए तो पता चलेगा कि 0 फंड है वहां पर। तो आप कौन सी बात कर रहे हैं? मुसलमानों को साथ दे करके ये वो दावे हैं, लेकिन देखिए कितनी खतरनाक फिरका परस्ती उनकी हो गई है। वो जो रेसिडेंशियल स्कूल्स की बार बात कही जाती है, तो क्या हशर हो रहा है उनके बराबर फंड। ठीक है, ये स्टेट के इश्यूज हैं। ठीक है शुजात साहब, ये स्टेट के इश्यूज हैं। स्टेट में जो कुछ हो रहा है वो टीआरएस सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, मसला ये है कि सदारती इंतखाबात को लेकर, सदर जमहूरिया के इंतखाब को लेकर जो दावे टीआरएस की तरफ से, केसीआर की तरफ से किए जा रहे थे कि हम एक मजबूत अपोजिशन का उम्मीदवार देंगे, लेकिन अब अपोजिशन के कुछ पार्टियां एक तरफ हो जाती हैं, केसीआर एक तरफ हो जाते हैं, और बात यह हो रही कि नेशनल पॉलिटिक्स में एक बड़ा रोल अदा करेंगे। कैसे? टीआरएस एक स्टेट लेवल की पार्टी नेशनल लेवल पर अपने आप को कैसे साबित करेगी? क्योंकि आप ना तो अपोजिशन से पूरी तरह से जुड़ पा रहे हैं और ना खुद अपोजिशन को अपने तौर पर जोड़ पा रहे हैं।
या तो हो जाइए या अपना कर लीजिए, सीधी बात है। कैसे होगा? वही तो मैं कह रहा था बिल्कुल, बिल्कुल। 17 एमपी के साथ आप नेशनल सीन में ठीक है शुजात साहब सुन लीजिए, वो आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। हन्नान जावेद जी। जावेद, अभी हमारे शुजात अली साहब कह रहे थे कि केसीआर साहब में तासुबियत है, केसीआर साहब मुसलमानों के दुश्मन है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। केसीआर साहब तमाम मजाहब के लोगों को लेकर कर रहे हैं। जब कांग्रेस हुकूमत थी तो 2 स्कूल थे, तेलंगाना बनने के बाद 204 रेजिडेंशियल स्कूल बने, उसमें आज 70,000 से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं फ्री कारपोरेट तरीके से। 12% का असेंबली में बिल पास हो चुका है। तेलंगाना के असेंबली में फुल मेजॉरिटी से बिल पास होने के बाद वो बिल मरकज को जाए। मरकज में तो आपको मालूम है, मरकज में आपके पुराने दोस्त बीजेपी वाले बैठे हुए हैं, वो तो होने देते ही नहीं है। उसके बाद दूसरा सवाल है, कांग्रेस जो मुसलमानों का आज जो आलम है, 70 साल जो मुसलमानों का इस्तेहसाल कांग्रेस करी है, उसी का नतीजा आज नहीं, यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे पर इल्जाम जवाबी इल्जाम लगा रहे हैं। सीधा तौर पर हर जगह बम ब्लास्ट। तेलंगाना में केसीआर की सरकार है, केसीआर का रोल नेशनल लेवल पर कैसे होगा? टीआरएस बीआरएस कैसे बनेगी? नेशनल लेवल पर कैसा बड़ा रोल अदा करेंगे? ना तो आप अपोजिशन से जोड़ पा रहे हैं, ना एनडीए से जोड़ पाते हैं, क्योंकि देखिए एक पार्टी अपने तौर पर कैसे नेशनल लेवल पर अपना रोल अदा करे? क्यों कहीं ना कहीं जैसा कि हनीफ अली साहब ने कहा कि या तो आप बीजेपी या एनडीए के साथ रहें या फिर पूरी तरह से मुत्तहिद होकर अपोजिशन के साथ रहें। देश की 2 बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, किसी के साथ तो आपको जुड़ना पड़ेगा। देखिए जिलानी साहब, क्या बीजेपी कांग्रेस दोनों ही क्या मुल्क के ठेकेदार है? तीसरा फ्रंट नहीं आ सकता क्या? कहां है फिर तीसरा फ्रंट? तीसरा फ्रंट कहां है? चलिए ठीक है, बीजेपी कांग्रेस को बाजू रख दीजिए, तीसरे फ्रंट को बताइए आप। बात चल रही है कितना मजबूत है तीसरा फ्रंट? कहां है वो तीसरा फ्रंट? जब तक हाँ उसी के लिए तो बात चल रही है ना साहब, काम हो रहा है इसके लिए। हर लम्बे से कुछ वक्तों में सर जुलाई में काम करना है आपको। जुलाई में सदारती इलेक्शन है, अगले महीने ही है। सदारती इलेक्शन की चल रही है बात, वो भी शरद पवार से बात करी, तो हर दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टरों से बात कर रही है। बिल्कुल हम स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट देंगे। शरद पवार ने खुद फोन करके कहा कि आप यशवंत सिन्हा के हक में वोट करिए। कैंडिडेट आ गए। हाँ, जब तक ममता बनर्जी मैडम की जो मीटिंग हुई थी, जब तक कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ था, शरद पवार अब फाइनल हो गया कैंडिडेट। जब कैंडिडेट डिक्लेयर होने की बात कल करें, और टीआरएस का स्ट्रॉन्ग मौका है हमारा 2.68% वोट परसेंटेज हमारा जो इलेक्टोरल कॉलेज में जो भी है इसमें जी, तो हमारा बराबर वजनदार है हमारा मौका ये टीआरएस का। हम बराबर बीजेपी को रोक के रहेंगे प्रेसिडेंट के ओहदे से। क्या हनीफ अली साहब, बिल्कुल तारीफ कर रहे हैं। हनीफ अली साहब, आप तो कह रहे हैं कि हमारी जीत पक्की है। अभी क्या आंकड़ों में आपको लग रहा है कि कोई आगे पीछे हो सकता है? देखिए सुनिए, बहुत खुशी की बात है इनका कैंडिडेट जीतेगा, क्योंकि पहले तो इन्हें कैंडिडेट ही डिसाइड नहीं करे। कैंडिडेट इनका अभी तक ठहरा ही नहीं है ना, क्योंकि अभी यशवंत सिन्हा हो गए ना। वो बात करें बस इसी बात में कैंडिडेट हो गए। आपको आप थोड़ा बैक में आइए, आप भूल गए कैंडिडेट है जी हनीफ साहब। तो आप लोग तायद करने का ऐलान कर चुके हैं आपके सीएम साहब। जी बिल्कुल। हाँ, तो देखिए ठीक है, ऐसा है, देखिए आप ट्राइबल के साथ है, यानी ट्राइबल की बात करते हैं, ना ट्राइबल के साथ है, ना पिछले वक्त एससी के साथ थे, तो आप किसी के साथ नहीं हैं। खाली यानी वोट बैंक की खातर कभी मुसलमान के साथ हो जाते हैं, कभी एससी के साथ, कभी एसटी के साथ। तो ये जो पॉलिटिक्स है ये ठीक नहीं है। नहीं हनीफ अली साहब, जो इल्जाम आप टीआरएस पर लगा रहे हैं, हनीफ अली साहब रुकिए, हनीफ अली साहब जो इल्जाम आप टीआरएस पर लगा रहे हैं जी, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये कबाइल है, ये ट्राइबल है, हमने इससे पहले इनको दिया था, हमने इससे पहले मुसलमान को दिया था, फिर ये चीज फिर आप ये क्यों कह रहे हैं? फिर आप कहिए कि हम एक खातून को उम्मीदवार बना रहे हैं इस बार। खातून भी है, देखिए आप यानी आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड एससी एसटी ट्राइबल मुसलमान ये मत करिए फिर, क्योंकि जो इल्जाम आप टीआरएस पर या कांग्रेस पर लगा रहे हैं तो वही आप कर रहे हैं। बीजेपी का सिर्फ एक ही चल रहा है कि ये हर एक को बांटे, कोई ट्राइबल है, कोई एससी है। ठीक है, हन्नान जावेद जवाब दे रहे हैं। हन्नान जावेद रुकिए, हनीफ अली साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए। सुनिए, मैं वही बताना चाह रहा हूं कि हम निचले वर्ग के भी आदमी को हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बना सकते हैं जी, यानी गिरिजन तबके से भी। तो यानी ये सोच पहले किसी में क्यों नहीं आई? वोट बैंक की खातिर तो इनको इस्तेमाल किया गया जी, लेकिन जब वक्त आ गया, वक्त
वक्त पर इनको कभी सदारती उम्मीदवार नहीं बनाया गया, कभी वाइस प्रेसिडेंट का उम्मीदवार नहीं बनाया गया। तो बीजेपी सबका साथ, इन्हें सबको साथ लेके चलने वाली। ठीक है शुजात साहब, बीजेपी का दावा, शुजात साहब बीजेपी का दावा हर तबके को, हर सेक्शन को उसका हक मिलना चाहिए, बीजेपी वो कर रही है। मैंने हनीफ साहब से माफी चाहता हूं कि इतनी कम्युनल और इतनी जो है मुतासिब पार्टी हिंदुस्तान की तारीख में कभी नहीं देखी गई। आज इनके पास लोकसभा का एक मुसलमान मेंबर नहीं है, आज इनके पास राज्यसभा का एक मुसलमान मेंबर नहीं है। ये खुल्ला हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, 80 बनाम 20 कर रहे हैं। हमें इनसे शिकायत नहीं है, चूंकि आज की बातचीत का जो मौजू है वो ये है कि सदारती इंतखाब और टीआरएस। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि 17 रुकनी पार्लियामेंट की जो है वो ताकत रखने वाली पार्टी कौमी सतह पर कोई रोल अदा नहीं कर सकती। इनको या तो कांग्रेस का पिद्दी बनना पड़ेगा या बीजेपी का पिद्दी बनना पड़ेगा। इससे हटके ये कोई और काम नहीं कर सकते। बड़े बड़े दावे तो किए जा सकते हैं, करिए, हर पार्टी को नहीं, लेकिन शुजात साहब आप पिद्दी के बजाय ये कहते हैं कि साथी बन जाते हमारे। तो मैं पिद्दी इसलिए कह रहा हूं, साथी बनने के लायक नहीं है। आप जो है अपोजिशन की मीटिंग में नहीं जाते हैं, कहते हैं कि वहां कांग्रेस है, कांग्रेस के पूरे एमएलए को आपने अपनी पार्टी पे जम कर लिया, तो आपको एहसास नहीं हुआ कि आप गलती कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को लेकर आप सरकार चला रहे हैं। आपके पास लोग हैं कहां से, ओरिजिनल लोग कहां से हैं आपके पास? सारे के सारे कांग्रेस के हैं। और आपकी तारीख देखें तो आप भी यूथ कांग्रेस के लीडर। ठीक है, लास्ट कमेंट हन्नान जावेद, अपोजिशन को खत्म करके आप कैसे एक बड़ा रोल अदा करना चाहते हैं, चाहे वो तेलंगाना हो या फिर नेशनल लेवल पर? मैं आपको थोड़ा पीछे से लाऊंगा। जब लास्ट कमेंट आपका जल्दी। केसीआर साहब जब टीआरएस पर लाए थे, तो जब भी यही कांग्रेस वाले, यही बीजेपी वाले यही बोल रहे थे कि ये नहीं होने वाला है बोल के। आज तो 7 एमपी है, हमारी हुकूमत है तेलंगाना में, बराबर हम मरकज में अहम रोल अदा करेंगे। जैसा कि जब तेलंगाना मूवमेंट शुरू करके जब तेलंगाना हासिल करे थे, ठीक उसी तरह से मरकज में भी केसीआर साहब का की रोल रहेगा। बराबर हम मरकज में बीजेपी के मुखालिफत में हम लड़ेंगे, टीआरएस हुकूमत लड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मुखालिफत में आप बीजेपी की खड़ी हैं, लेकिन जुलाई में तस्वीर साफ हो जाएगी कि सदर जमहूरिया का उम्मीदवार किसका होगा, एनडीए का होगा या अपोजिशन पार्टियों का, और उसमें केसीआर का रोल कितना होगा और केसीआर कैसा अपना रोल निभाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप तीनों मेहमानों का, शुजात साहब आपका भी, हनीफ अली साहब, हन्नान जावेद, आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शिरकत करने के लिए। आदाब।